जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 16 जल पढ़ेंगे। जल के बारे में पढ़ेंगे। आप रोज सवेरे उठते हैं, तब विद्यालय जाने के पहले आप क्या क्या करते हैं? तो हम लोग विद्यालय जाने के पहले क्या करते हैं? शौच करते हैं, मुंह धोते हैं, दांत की सफाई करते हैं, नहाते हैं, भोजन या नाश्ता करने के बाद ही हम लोग विद्यालय जाते हैं। इस तरह दैनिक क्रिया में जल का उपयोग अवश्य होता है। हाँ, तो दैनिक जीवन में हम लोग को दिन प्रतिदिन के जीवन में जल का उपयोग बहुत ही होता है। जब हम लोग को हर चीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे शौच करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, मुंह धोने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, दांत की सफाई करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, नहाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है तथा भोजन या नाश्ता करने के लिए भी जल की आवश्यकता है। यहाँ तक कि जब भोजन बनता है उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इस तरह दैनिक क्रिया में जल का उपयोग अवश्य होता है। जब आपको प्यास लगती है तो जल पीते हैं। जब हम लोग को प्यास लगती है तो हम लोग जल पीते हैं। जब आपकी माँ या घर के लोग नाश्ता एवं भोजन तैयार करते हैं, तब आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय सब्जी के धोने में, चावल को पकाने में, आटा को गूंथने और अन्य पकवान की तैयारी में जल का उपयोग किया जाता है। तो शायद ही ऐसा कोई भोजन होगा जिसमें बिना जल के खाना बन पाता होगा। करीब करीब सभी प्रकार के भोजन में जल का उपयोग होता ही है। इनके अतिरिक्त घर के परिवार, यानी कहने का मतलब है कि भोजन बनाने में भी हमें जल की आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त घर में परिवार लोग क्या क्या कार्य करते हैं जिसमें जल की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं रहे तो आप ये सभी क्रियाकलाप कर पाएंगे? काफ़ी लंबे समय तक हमें जल उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा? क्या जल के बिना हम सभी जीवित रह सकते हैं? नहीं, देखिए, यदि जल नहीं रहे तो आप सभी की गांव या शहरों में हम लोग के आसपास क्या होता है, जैसे कि आप लोग को फैक्ट्रियाँ चलती है, उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। आपका पशुपालन होता है, उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कृषि होता है, कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। यानी सभी कार्यों के लिए कुछ न कुछ जल की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे और कोई भी काम नहीं हो पाएगा। प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं में जल की कितनी मात्रा का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है? इसके लिए उपयोग की जाने वाली मग या किसी अन्य बर्तन में जल भरकर तौलकर तौलकर किलोग्राम में यदि लीटर का बर्तन मौजूद हो तो उसे जल से भरकर लीटर की मात्रा ज्ञात कर लीजिए। यानी हम लोग को डेली कितना जल यूज करते हैं, तो हम लोग नाप कर तो जल यूज नहीं करते हैं, लेकिन इतना है कि 5 बाल्टी, 6 बाल्टी, 2 बाल्टी, 2 मग, 4 मग जो यूज करते हैं, जो इसका उपयोग हम करते हैं। तो हम लोग जब जल मग में जान लेंगे कि कितना पानी अटता है, बाल्टी में जान लेंगे कितना पानी अटता है, तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि दिन भर हमने कितना पानी का उपयोग किया। इसलिए आप लोग को बाल्टी और मग का नाप लेना है कि उसमें कितना पानी अटेगा। आपको अब यह ज्ञात हो चुका है कि मग या बाल्टी में कितना मात्रा में जल है। यह मापन इसलिए किया जाता है कि आप दैनिक क्रिया में जल का उपयोग मग से या बाल्टी से करते हैं। दी गई तालिका 16.1 में सुबह से रात के सोने तक किए जाने वाले दैनिक क्रियाओं में जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग सही में ऐसे नाप कर तो हम लोग तो खर्च नहीं करते हैं जल, लेकिन यहाँ इतना है कि हम लोग कितने मग किस चीज़ में खर्च किए वो हम लोग को पता रहता है। जैसे मुंह धोने मान लीजिए आप लोग दो मग का उपयोग किए तो आप बोल सकते हैं 2 मग। तो यदि 2 मग, 1 मग का आप पता चल जाएगा कि 1 मग में कितना पानी अटता है, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा दिन भर में हम लोग कितने पानी खर्च कर पाए। अब पीने में हम लोग कितना पानी खर्च कर पाए, इसी का बनाना है तालिका। अब यह ज्ञात करना आसान हो गया कि आपके द्वारा कितना जल का उपयोग किया जाता है। इसी आधार पर परिवार के अन्य लोग भी लगभग इतना ही जल का उपयोग करते होंगे। हाँ, सभी लोगों को तो जल की आवश्यकता होती ही है, और जिस चीज़ के लिए जल की आवश्यकता हमें भी होती है, जरूरी कार्यों के लिए उनको भी उसके लिए आवश्यकता होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि और लोग भी अनुमान हम लगा सकते हैं कि कितने जल वो लोग भी यूज करते हैं। जल का उतना ही ज़्यादा मात्रा खर्च होगी। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार एक महीने में, एक वर्ष में आपके परिवार द्वारा कितना मात्रा में जल का उपयोग करते हैं।
इसका आकलन कर सकते हैं। यदि अपने गांव या शहर की जनसंख्या मालूम हो तो इस आधार पर जल का कितना उपयोग होता है इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग पूरा पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं कि एक महीने में कितना जल खर्च होता है, एक गांव में कितना खर्च होता है, एक शहर में कितना खर्च होता है, एक पूरे देश में कितना खर्च होता है, हर जगह का हम लोग निकाल पाएंगे। क्या जल के उपयोग दी गई तालिका केवल क्रियाकलाप तक ही सीमित है? इसके अलावा जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसकी एक सूची बनाकर जल के व्यय का अनुमान लगाइए। क्या आप दांत की सफाई के समय नल खुला रखते हैं या नल खुला छोड़ देते हैं? क्या आप इस दैनिक कार्य के लिए कुएं से एक बाल्टी जल का उपयोग करते हैं? यदि मग का उपयोग किया जाए तो कम जल खर्च होगा। यदि सभी लोग इस तरह का जल का व्यवहार करें तो गांव या शहर में पानी के व्यय को कितना कम किया जा सकता है, इस संबंध में आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग गांव देखते हैं कि जहाँ पे नल लगा होता है, तो जहाँ सरकारी नल लगा हुआ था वहाँ पर आदमी जब मुंह धोने लगता है तो मुंह धो रहा है और पानी चलता रहता है, तो इससे पानी बर्बाद होता है। और तो पानी बर्बाद होता है तो यदि हम इस तरह से जब हम जितना नल धोएं तो उसको हम मग में पानी लेकर यूज करें, पानी का उपयोग करें, तो हम लोग का पानी का बचेगा। तो पानी बचेगा तो हम लोग पानी का, तो ये पानी का ये हो गया बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गया, तो हम लोग बर्बादी से बचाना है। अब बर्बादी से बचाएंगे तो ही हम लोग को भविष्य में जल मिल पाएगा। अब आप यह सोचिए कि जहाँ जल की कमी रहती होगी वहाँ के लोग जल किस तरह प्रयोग करते होंगे। अब ये सोचने की बात है कि हम लोग जहाँ जल की कमी होती है वहाँ पर लोग सोच सोच कर खर्च करते हैं कि मुंह धोने का भी यदि हम लोग 2 मग से मुंह धोते हैं तो वो लोग 1 मग से ही मुंह धोते हैं, कम कम पानी का उपयोग वो लोग करते हैं। आप कुआं, नल तथा चापानल से भली भांति परिचित होंगे। इसके अलावा जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झरने, तालाब, झील इत्यादि है। घर में हमें यह नल से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि घर में नल का पाइप लगा होता है। यह पाइप कहाँ तक फैला हुआ इसका पता लगाना जरूर होगा। घर से निकलकर यह पाइप जमीन के अंदर से होते हुए मुख्य जल स्रोत जैसे कि झील, नदी, किसी कुएं या जल मीनार तक जाता है। इस जल स्रोत को विद्युत मोटर खींचकर आपके घर तक पहुंचाती है। यानी हम लोग को घर में जल कैसे आता है? या तो समरसेबुलर से आता होगा, समरसेबुलर जिसे हम आप लोग अभी के भाषा में उसे चापा नल या कहते हैं, और जो नल के माध्यम से आता है तो नल से पानी हम लोग लेते हैं। और नल में पानी कहाँ से आता है? तो जमीन में बोरिंग होता है। बहुत जगह जहाँ पे बोरिंग नहीं वहाँ कुआं से पानी खींचा जाता है, कुआं से मोटर के द्वारा पानी लिया जाता है। तो बहुत जगहों पे जमीन में बोरिंग करते हैं, विद्युत मोटर जमीन के नीचे स्थित जल को उठाकर आपके नल की टोटी तक पहुंचा देता है। और नल की टोटी तक हम पानी कैसे पहुंचता है? तो विद्युत मोटर होता है, वो जल को उठाकर टोटी तक पहुंचा देता है। आपने कई छतों पर टंकी देखी होगी। सबसे पहले इस टंकी में जल भरता है, तब जल ऊपर के नीचे के माध्यम से घर के सभी हिस्सों में लगे नल में आता है। इस तरह से व्यवस्था हमें शहरी क्षेत्र में मिलती है। गांव में सभी कुओं तथा चापानलों से जल प्राप्त करते हैं, या आपने कहीं बोरिंग से जल निकलते देखा होगा। तो गांव वगैरह में क्या है? गांव वगैरह में है कि पहले, अब तो नल जल चले गया, पहले था कि गांव वगैरह में कि कहीं कुआं होता था, कहीं चापाकल होता, तो वहां से सब लोग पानी भर भर कर लाते थे और उपयोग करते। लेकिन शहरों में क्या था? शहरों में था कि नल प्रत्येक घर में, घर के ऊपर टंकी बना हुआ रहता था, जिससे आप जहाँ भी किचन में आपको उपयोग करना है जल का, तब किचन में आपको टंकी बना हुआ होता, नल लगा हुआ रहता था। बाथरूम में आपको नल लगा हुआ रहता था, नल लगा रहता है। आपने समुद्र तथा महासागर का नाम सुना होगा। आप इसके लिए मानचित्र का अवलोकन कीजिए। आपको यह पता लगेगा पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा समुद्र तथा महासागर से घिरा है तथा पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। हम लोग जब पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पूरे पृथ्वी का अध्ययन करने पर हम लोग पाते हैं कि जितना पूरा पृथ्वी है उसका 2/3 भाग, 2/3 यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा जो है जल से घिरा हुआ है। तो जल से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना जल रहने के बाद भी हम लोग जल की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? तो जल की कमी से हम क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग के पास जल तो है, लेकिन जल का जो अच्छा स्रोत है हम लोग के पास नहीं है। और जल जो है, जो इतना खारा शुद्ध रूप में उतना उपलब्ध नहीं है।
जल का इतना विशाल राशि के बावजूद जल के कम से कम तथा उचित उपयोग करने की बातें क्यों करते हैं? क्या आपने नमक तथा जल मिलाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं? समुद्र तथा महासागर का जल काफी नमकीन है एवं खारा है। समुद्र तथा महासागर की विशाल जल राशि का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता तथा इसका उपयोग कई दैनिक क्रियाकलापों में करना संभव नहीं। आपने यह गीत जरूर सुना होगा, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। कहने का मतलब हुआ कि समुद्र में बहुत पानी तो है, लेकिन हम लोग पानी का जो शुद्ध रूप जो हम लोग उपयोग करते हैं वो पानी हम लोग को समुद्र से नहीं मिल पाता है। तो इतना पानी रहने के बावजूद भी हम लोग समुद्री जल का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। समुद्र और महासागर का जल का प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं है, लेकिन विशाल जल राशि वाले समुद्र और महासागर का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं के भरता है जिसका पानी खारा नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि जो तालाब, झील, नदी और कुआं में जो पानी आता है वो समुद्र वाला ही पानी होता है, लेकिन उस पानी का हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि वो खारा नहीं होता, वो शुद्ध पानी होता है। समुद्र तथा महासागर से जल इन जल स्रोतों में कैसे आता है तथा जल इन स्रोतों से आने के बाद खारा क्यों नहीं लगता है, ये समझने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तथा सोच सकते हैं। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 97.5% खारा जल है। यानी कि पृथ्वी पर जितना जल है उसमें 97.5% जो जल है वो खारा है। स्वच्छ एवं मीठा जल कितना है? 2.5% है। स्वच्छ और मीठा जल 2.5% है। मानव एवं जीव जंतु के लिए मीठे पानी का उपलब्धता 0.003% है। तो मीठे हम लोग के लिए उपलब्धता कितना है? 3% है। एक थाली में थोड़े जल रखिए। आपका प्रयोग है, एक थाली में थोड़ा सा जल रख लीजिए, कुछ घंटे से धूप में छोड़ दीजिए। अवलोकन करने पर पता चलेगा कि थाली में जल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, जरा सोचिए। अब थाली में जल रखने पर थाली वो जब हम धूप में छोड़ते हैं तो थोड़ा देर के बाद थाली से जल नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जल जो होता है धूप की गर्मी से मिलकर, धूप से जो गर्मी प्राप्त होती है उससे मिलकर जल को गर्म कर देता है और जल वाष्प बन करके ऊपर चल जाती है। आपने हमेशा देखा हो कि फर्श को जल से पोंछने के बाद जल सूख जाता है, भीगे हुए कपड़े को फैलाने पर सूख जाता है। किसी गीले जगह कपड़ा तथा जमीन को सूखने में धूप तथा शुष्क हवा बहुत जरूरी है। तो जरूरी है कि जैसे कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा सुखाना तो कपड़ा मोड़ के रखिएगा तो नहीं जल्दी सूखेगा, लेकिन आप फैला कर रखिएगा तो जल्दी सूखेगा। इसका मतलब यह है कि जब कपड़ा को फैलाते हैं तो क्या होता है कि वो बिखर जाता है और बिखरने के बाद उससे आसानी से सूर्य की किरणें उसे गर्म करके और हवा के माध्यम से भी वाष्पीकरण होता रहता है। थाली में रखा जल, अब इसे समझने के लिए जल को सूखने के लिए धूप तथा हवा जरूरी है। एक एक थाली में थोड़ा थोड़ा जल भरकर धूप में एवं खुली हवा में तथा छाया में रखकर यह तुलना कीजिए कि किस थाली का जल सबसे जल्दी सूखता है या यह जल कैसे सूखता है, इसके जानने के लिए प्रयोग करें। यानी कह रहे हैं कि अब अलग अलग साइज का थाली रखना है और अलग अलग तरह के रखना है, उसके बाद देखना है कि किस में जल्दी ही पानी समाप्त होता है। क्रियाकलाप 3, अब एक्टिविटी 3 करना है। एक केतली में पानी भर ढक्कन से ढक दीजिए। एक केतली रहता है जो चाय पीने का काम आता है। चाय मतलब उसमें बनता है, तो केतली को क्या करना है, चाय इधर से उधर ले जाया जाता है, उसमें बनता भी। तो उसमें क्या करना है, उसको पानी भर ढक्कन से ढक दीजिए। पानी को भर के उसमें ढक्कन से ढक दीजिए, तब उसे चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म कीजिए। तब अवलोकन कीजिए। तो जब उसे चूल्हे पर चढ़ा कर गर्म कीजिएगा तब अवलोकन कीजिएगा कि टोटी से जो केतली की टोटी है तो उससे भाप निकलेगी और ये भाप धीरे धीरे आसमान की ओर चली जाएगी और हम देखेंगे टोटी से भाप तथा ऊपर की ओर भी जा रहा है। अब आप एक प्लेट की चिमटे से पकड़कर टोटी के पास लाकर देखिए, आप देखेंगे कि भाप प्लेट पर आते हैं और जल के छोटे छोटे बिंदुओं में जमा होकर प्लेट से नीचे तैरने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या लगना, प्लेट लाना, ठंडा प्लेट लाना। प्लेट लाने से क्या होगा कि जो भाप है
वो जल में बदल जाएगा और जल के रूप में प्लेट पर जमा हो जाएगा। जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर जल वाष्प बन जाता है। जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर वाष्प बन जाता है। और जब जल को ठंडा करते हैं तो इसे यह क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर जल वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा जब जल को गर्म करके गर्मी पाकर जल वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। तब वाष्प को पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है, इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। और जब वाष्प ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, जल में बदल जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यदि आप केतली में थोड़ा नमक डालकर चखें तो आपको नमकीन या खारा लगता है। यदि आप केतली में थोड़ा नमक डालकर चखें तो आपको नमकीन या खारा लगता है। इसे गर्म करने पर निकलने वाला वाष्प जो प्लेट पर जल कणिका एवं बूंद के रूप में जमा है को चखें, यह भी जल भी खारा है। अब देखिए, केतली में जब नमक आप डाल दीजिएगा तो केतली का जल खारा हो जाएगा। लेकिन अब वैसी जल जो वाष्प के रूप में केतली की टोटी से जो जल निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, जब उसको आप चखेंगे तो पता चलेगा कि ये नमकीन नहीं है। नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, समुद्र तथा महासागरों की विशाल जल राशि का वाष्पन होने के बाद बादल का कितना बड़ा आकार होगा, इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। काफी ऊंचाई पर वाष्प इकट्ठा होने से यह जल छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर बादल का रूप लेता है। कहा जा रहा है कि जो जल वाष्प जो बनता है वो जल वाष्प ऊपर जाकर के वातावरण में क्या होता है, एक जगह संघनित हो जाता है। संघनित करने का मतलब एक जगह आपस में सट जाता है और संघनित फलस्वरूप धीरे धीरे उससे बारिश होने लगती है। काफी ऊंचाई पर बादल जल की छोटी छोटी बूंद जल कणिका तैरती रहती है। जल कणिकाएं आपस में मिलकर बड़े आकार का जल बूंद बनाती है। ये जल बूंद इतनी भारी होती है कि जमीन पर गिरने लगती है। यानी कि छोटी जो संघनन जब ज्यादा हो जाता है, जब वाष्प ज्यादा होता है तो आपस में सटकर जल बनाते हैं और जल का वजन ज्यादा होता है, इसके कारण वह जल नीचे गिरने लगता है। प्रकृति में इस प्रकार के जल से वाष्प तथा बादल बनना और वर्षा के रूप में जल जमीन पर जल चक्र कहलाता है। जल चक्र में चक्र में क्या हुआ, जब कोई भी चक्र चलता है, चक्र कहने का मतलब जहां से चलना वहां पे पहुंच जाना। यानी यहाँ भी देखिए, जल है जो वाष्प के रूप में बादल बन गया, फिर बादल से बारिश हुई, फिर जल बन गया, फिर जल से फिर बादल बन गया। तो ये है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जल चक्र कहते हैं। इन गिरते हुए जल बूंदों को वर्षा कहते हैं और जो बूंद गिरते रहते हैं उसे वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये जल कुछ बादल में तैरते रहते हैं तथा ज्यादा ठंडा होकर छोटे छोटे बार गोले बनाते हैं। जब इसका आकार बड़ा होने लगता है तो ये वर्षा के बूंदों के साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। बर्फ के इन टुकड़ों को ओला कहते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल ठंडा होकर, वाष्प ठंडा होकर जल बना देते हैं, बर्फ बना देते हैं और बर्फ का ये टुकड़ा जब भारी होने लगता है तो नीचे गिरने लगता है, जिससे क्या होता है कि बर्फ का टुकड़ा गिरने लगता है और इसी टुकड़े को हम ओला कहते हैं। और जब गिरता है तो इसे हम कहते हैं ओला वृष्टि कहते हैं। इन जलाशय तथा महासागरों के अलावा पेड़ पौधे की पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियों से निकलने वाले वाष्प को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पता लगाएं कि पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, जब आप जल को आप गर्म कीजिएगा, जब जल को आप पेड़ पौधा पे गर्म कीजिएगा, जब पेड़ पौधा से जब सूर्य की गर्मी से जब जल वाष्प के रूप में बादल में चल जाती है, इसी के क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या आपने वर्षा के जल को चखा है? चखने पर क्या आपको पता चलेगा कि इसमें कोई खारापन नहीं है। वाष्पन एवं संघनन की क्रियाकलाप में आपने देखा कि नमकीन जल को वाष्पन के बाद प्लेट पर जमे जल बूंदों में जरा भी खारापन नहीं रहता। क्या इस तरह के अनुमान से समुद्र तथा महासागर के जल का वाष्पन तथा संघनन के पश्चात वर्षा के बूंदों के साथ क्या अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि जब केटली के टोटी वाला जल जो हम लोग प्राप्त किए उसमें तो खारा खारा नहीं रहा, तो क्या जो समुद्र का जल बाष्पीकृत होकर के बादल बन जाता है, फिर बादल हो जब वर्षा पड़ता है, वर्षा होती है, तो वर्षा के जल क्या खारा होती है? तो नहीं, बिल्कुल खारा नहीं होती। क्यों? और इस खारा नहीं होती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल धारा के रूप में बहकर कहाँ कहाँ जाता है, इसकी एक सूची बनाई है और तालिका में दर्शाई। तो कहाँ वर्षा के जल कहाँ कहाँ? नदी में जाता है, तालाब में जाता है, पोखर में जाता है, फिर नदी से होते हुए समुद्र में जाता है, यही सब होगा। भूमिगत जल, भूमिगत जल का भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर का जल। भूमिगत जल, आपने देखा है कि कुआं, चापानल तथा बोरिंग में जल कहाँ से आता है? यह जल पर्याप्त मात्रा में भूमि के नीचे एक सतह पर पाया जाता है। भूमि के अंदर मिलने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर ये जल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भूमि के अंदर जो जल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर ये जल मिलता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। अब वर्षा का जो जल है, जो किसके द्वारा सोख लिया जाता है? भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है, और भूमि से धीरे धीरे मट्टी से पानी रिश्ते नीचे जाकर जमा हो जाता है, तथा कुछ बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में वापस चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता चला जाता है। भूमि के अंदर जल रिस कर जमा होता रहता है, जो भूमि के अंदर विशाल जल राशि का निर्माण कर देता है। यह जल कुआं से, चापानल तथा बोरिंग से पीते हुए घर के नलों में आता है। यह जल मुख्य रूप से पेयजल होता है तथा इस जल की मात्रा भूमि के अंदर सीमित है। यदि हम इस जल का अत्यधिक व्यवहार करें तो क्या होगा? यदि वर्षा कम हो तो क्या होगा? आप अनुमान लगाएं। क्या होता है कि जब आप गर्मी के दिन में देखे होंगे कि पानी का लेयर नीचे चला जाता है। लेयर नीचे जाने का मतलब क्या होता है कि जल का जो होता है, जो भूमि में जो जल होता है, वो उसकी एक निश्चित सीमा होती है कि इतना जल है। लेकिन जब गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब बारिश नहीं पड़ता है, बारिश नहीं होती, और क्या होता है कि किसान और नलकूपों के द्वारा, मोटर के द्वारा पानी जब खींचा जाता है तो धीरे धीरे पानी कमता जाता है, और जब पानी कमता जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी मतलब कि धीरे धीरे लेवल नीचे चला जाता है। और यदि वर्षा हो जाती है तो फिर लेवल ऊपर चला आता है। अत्यधिक वर्षा होने से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल का बड़ा क्षेत्र फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। अत्यधिक बरसात जब हो जाती है तो क्या होता है कि नदी, झील, तालाब में जल स्तर बढ़ जाता है, यानी जल का स्तर मतलब जल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और ऐसा होने से क्या होता है कि बाढ़ हो जाता है। बाढ़ के कारण बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। बाढ़ के कारण फसल, पशु, पक्षी, मानव काफी हानि होती है। खासकर फसल तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाती है। यह खेत, वनों, गाँवों के जलमग्न कर देता है। हमारे देश में बाढ़ में से फसलें, पालतू जानवर, आपदा, संपदा तथा मानव जीवन की काफी क्षति हुई है। क्या आप जानते हैं कि केवल अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण है? अधिक गर्मी पड़ने पर पर्वतों पर जमे बर्फ, जिसको हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, इसके पिघलने से भी नदियां की जलस्तर बढ़ जाती है। इस कारण भी बाढ़ आ सकती है। क्या हमेशा ऐसे यही होता है कि जल, या हमेशा यही होता है कि बारिश के कारण ही बाढ़ आता है? कभी कभी ये भी होता है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पहाड़ पर, पर्वत पर जो बर्फ रहता है, वो बर्फ क्या होता है कि बर्फ पिघल कर जल बन जाता है, और जल हम लोग को जो मिलता है तो वो जल से भी बाढ़ आ सकती है। कभी कभी बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन की समान प्रक्रिया के बावजूद के के बन महासागरों के बाष्प से बने बादलों को जिस स्थान पर आकर बरसना चाहिए, वहां हवा के विपरीत दिशा में चलने के कारण वर्षा नहीं होती है। वर्षा के नहीं होने से उस क्षेत्र के सभी जलाशय सूख जाते हैं। बाष्पन के द्वारा बाष्पोत्सर्जन के कारण लगातार जल की क्षति हो जाती है, क्योंकि जल की वर्षा के द्वारा वापस
ले आया जाता है, इसलिए जमीन तथा मिट्टी सूख जाती है। वर्षा न होने के कारण भूमि के अंदर जल का रिसाव नहीं होता तथा भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला जाता है। वर्षा न होने की स्थिति में कुआं का जल सूखने, चापानल के जल को नहीं आने तथा कभी कभी नल के टोटी में पानी नहीं आने के क्या कारण है? वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और समाप्त होने लगता है। सूखे के कारण भूखमरी तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, कभी कभी बाष्पोत्सर्जन के कारण तो बाष्प बन करके जल ऊपर चला गया बादल में, और बादल में जब चला गया बादल बन गया, और बादल से जब बारिश हो गई तो बादल से तो बारिश हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बारिश नहीं होती और बादल बन गया तो नीचे पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी हो जाती है, इससे भूखमरी और अकाल की स्थिति आने लगती है। बाढ़ एवं सूखा। जल चक्र में हमने देखा कि पृथ्वी पर जल का संरक्षण होता है। जल किसी भी चक्र में या जल चक्र में क्या हुआ कि पृथ्वी पर जल किस तरह से बना हुआ रहता है। वर्षा ऋतु में धरती पर सभी जल स्रोत पहले भरते हैं तथा अधिक वर्षा से नदियों द्वारा जल समुद्र की ओर बढ़ता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, धरती पर जितने भी स्रोत है जल के, वहाँ क्या होता है, बारिश के कारण बारिश के कारण जल के स्रोत भर जाते हैं। और यदि ज़्यादा वर्षा होगी तो ये स्रोत से या नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ जाती है। लेकिन यदि नदियों को बांध दिया जाए तो नदियों के जल क्षेत्र में जल जमाव होने लगता है। अगर जल जमाव 1-2 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इससे खेत खलिहान, घर, सड़क, पुलिया जल में डूब जाते हैं, इसलिए बाढ़ कहलाता है। अब बाढ़ किसे कहते हैं, तो जब ज़्यादा पानी आता है, पानी आने के कारण क्या होता है कि धन जन की हानि होती है, खेत खलिहान, गाँव, घर, सड़क इत्यादि क्या होता है, पानी से भर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। किसी खास क्षेत्र में अतिवृष्टि बाढ़ का प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण वर्षा जल के द्वारा को अप्राकृतिक रूप से रोकना या बांध देना। हमारे राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय के तराई क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र में नदियां वर्षा के मौसम में जल के साथ साथ भूस्खलन की मिट्टी द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती है, पर रास्ते में हमने नदियों को बांधने के कार्य किया और नदियों को धारा मुड़कर नए नए क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। दक्षिण बिहार में नदियां का वैसा संजील नहीं है तथा वर्षा परिमाण भी कम होता है, अतः कभी कभी दक्षिण भारत में सूखे की चपेट में तथा उत्तरी बिहार बाढ़ की स्थिति में आ जाती है। अतः हम वैज्ञानिक जल प्रबंधन करना जरूरत है, और जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से सूखे क्षेत्र में जल को पहुँचाने की जरूरत है। बिहार के से बीचों बीच से यानी उत्तर से दक्षिण गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी बहती है तो क्या होता है कि गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के ऊपर से जो नदियाँ आती है वो हिमालय से आती है। तो हिमालय से आने के कारण उसमें बर्फ रहता है और बर्फ से वो आती है, तो बर्फ से पिघलकर नदियाँ निकलती हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें हमेशा जल रहता है, लेकिन यही जल रहने के कारण कभी कभी जल ज़्यादा हो जाता है तो इससे बाढ़ की स्थिति हो जाती है। लेकिन इसी को उल्टा, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ लोग सूखे प्यासे मरते हैं। प्यासे मरते कहने का मतलब हुआ प्यास न मिटने के कारण उन्हें परेशानी होती है। वर्षा जल का संग्रहण। अब वर्षा संग्रहण करने का मतलब जमा। वर्षा जल को आप लोग किस तरह से जमा कर सकते हैं, तो यदि वर्षा ना हो तो वर्षा जल के अभाव में खेत सूख जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वर्षा नहीं होता है तो जिस साल वर्षा नहीं होता उस साल अनाज नहीं होता है, जैसे जिसे हम लोग मारा कहते हैं। वर्षा का जल फसल उत्पादन के लिए वरदान है। वर्षा की जल एकत्रित कर इसका उपयोग गांव में किस कार्य के लिए किया जा सकता है, तो वर्षा के जल को आप, जब बारिश होती है तो उसके जल को आप एकत्रित कर लीजिएगा, तो उससे हम भविष्य में और सिंचाई कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जब बारिश का मौसम आया तो हम लोग जमा कर लिए जल और उससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं। इस समान रूप से पीने की भूमिगत जल का व्यवहार इसलिए करते हैं कि वर्षा की जल भूमि में रिश्ते समय छन कर स्वच्छ हो जाता है। साथ ही कुछ लवण इसमें घुल जाते हैं, तो ये लवण शरीर के आवश्यक होते हैं। गिरते हुए वर्षा का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए?
गिरते हुए वर्षा का पानी क्यों नहीं पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि पानी जब उस टाइम जो बारिश होती रहती है तो वातावरण में जो भी गैस होती है, गैस से मिलकर पानी और गैस में बहुत सा जहरीली पदार्थ बन जाती है, जिससे कारण आदमी की मौत भी हो सकती है। इसलिए बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय द्वारा जल का एकत्रित करने के वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। गांव में प्राय घर मिट्टी कच्चे गाढ़ों पर बना होता है तथा उस पर खपरेल का झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत की छानी अथवा ओटी से गिरता रहता है। ओटी को कहीं कहीं ओहार भी कहते हैं। यानी ओटी कहने का मतलब हुआ कि जल जो गिरता है, जो हम लोग के छत पर लगा रहता है, तो जिसे हम लोग छत से जो पानी नीचे गिरता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओटी कहते हैं। ये यू आकार का होता है और यू आकार का होता है, और इससे जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, इससे पैसा निकालना होता है। अब इस ओटी जो ओटी हम लोग का जो छत पर होता, तो जब ओटी जो यू आकार का होता है, लंबा बेलनाकार टीन का छानी का टीन का भी बनता है, ये प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, गड्ढे में जल एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित करने के बाद जब जल की हमें ज़रूरत पड़ी, खेत खलिहान पटियाना हो, तो उसे मोटर की मदद से हम लोग ले जा सकते हैं, जल को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। शहरों में अधिकतर पक्के मकान होते हैं तथा कहीं कहीं खपरेल छत वाले मकान भी होते हैं। पक्के मकान के छत पर एकत्रित वर्षा के जल पाइप के माध्यम से टैंक में पहुंचाया जा सकता है। मतलब कि शहर में अधिकतर मकान तो पक्के होते हैं, मतलब ज़्यादातर मकान होते हैं जो शहर में पक्के होते हैं, तथा कहीं कहीं पर खपरेल छत वाले मकान भी पाए जाते हैं। यानी छपराइल छपराइल छत वाले जो मकान होते हैं, वहाँ पे यदि पानी जमा होगा सीलिंग पे वन छत पे, तो क्या होता है कि उससे पानी जमा होकर धीरे धीरे रिसने लगता है और धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन जो जब उसका सही से व्यवस्था रहता है तो क्या होता है, पानी सरक जाती है और पानी सरक जाती है और पानी नीचे चली जाती है।